नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। यूपी में कल 403 विधानसभा सीटों के भाग्य का फैसला आना है और जिनकी मतगणना अलग अलग स्थानों पर की जाएगी। और वहीं प्रशासन की तरफ से मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। और वहीं सपा ने ईवीएम सुरक्षा की निगरानी के लिए निजी कर्मचारी भी तैनात कर दिए। तो वहीं आपको बताते चले कि कई अन्य राजनीतिक दलों ने भी कार्यकर्ताओं को निगरानी में लगाया हुआ है और वहीं बीजेपी ने अपने भरोसे पुलिस पर जताया। और 7 चरण के विधानसभा चुनाव होने के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया और ऐसे में अभी ईवीएम जिले में अलग अलग मंडी समितियों में रखी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सपा प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के लिए कहा था और ऐसे में सभी दलों के द्वारा मतगणना स्थल पर निगरानी बढ़ा दी गई और अन्य दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को 3 शिफ्ट में तैनात करके पल पल नजर रखने की गई है। चलिए आपको सुनाते हैं ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा है फतेहाबाद से सपा प्रत्याशी रूपाली दीक्षित ने। आपको पता है लगभग 10 तारीख को जो चुनाव की घोषणा मतलब रिजल्ट होगा वो आने वाला है एंड कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा माहौल ऐसा बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी और 2-3 ऐसी जगह हैं, विधानसभा क्षेत्र है जहां से खबर आ रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी हो रही है या उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ टेम्परिंग हो सकती है। इसी वजह से इन सब चीजों को देखते हुए अपने आप को आश्वस्त करना चाहते थे और फतेहाबाद विधानसभा में यहाँ पर मंडी समिति में हमारे ईवीएम्स रखे हुए हैं तो उनका आज देखने आया था। नहीं है सारे लॉग्स हम लोगों ने अच्छे से चेक किए और बल्कि अभी हम लोगों ने वो वीडियो कैमरास वगैरह सब चेक किए हैं सारी, तो उसमें कहीं भी कोई नहीं है। तो बस अपने आपको एक्चुअली हमें बस ये बोला गया था कि सील्स का आपको मेन ध्यान देखना है और जितने भी रूम्स हैं उसमें कहीं कोई छेद या कोई ऐसी वो हो तो उस पर तुरंत, लेकिन लगभग इतने दिन चले गए और हम मानते हैं कि शायद से चीजें ठीक है और अभी तक संतुष्टि। आपको पता है लगभग 10 तारीख को। और वहीं यूपी के औरैया जिले के विधानसभा औरैया, दिबियापुर और बिदूना की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। और वहीं आपको बता दें कि 10 मार्च को होने वाली मतगणना स्थल का जायजा भी लिया गया है और जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि लोगों को मतगणना की पल पल की जानकारी देने की व्यवस्था की जा रही और गल्ला मंडी से लेकर कोतवाली तक लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। और वहीं उन्होंने आगे बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और पोस्टल बैलेट की गणना सबसे पहले होगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव मीडिया सेंटर पर प्रक्षेप की उपस्थिति में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार पोस्टल बैलेट 1500 से 1700 तक आए हैं और मतगणना अधिकतम 35 राउंड तक की जाएगी जिसमें से राउंडवार जानकारी अपडेट की जाएगी। और इस मौके पर एडीएम रेखा एस चौहान भी मौजूद है और वहीं मतगणना स्थल पर एजेंट, प्रत्याशी और अधिकारियों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और वहीं सुनते हैं मतगणना को लेकर जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है। मतगणना 8 बजे शुरू होगी। 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट जो है वो काउंटिंग का काम शुरू किया जाएगा और साथ में जो ईटीपीवीएस है उसकी स्कैनिंग का काम शुरू किया जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में पोस्टल बैलेट के लिए 3 टेबल बनाई गई हैं और 14 टेबल हमारी ईवीएम की काउंटिंग के लिए बनाई गई। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे शुरू होगी और ईवीएम की काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होगी। दोनों काउंटिंग पैरेलल चलेंगी। पैरेलल का मतलब ये है कि अगर पोस्टल बैलेट हमारा नहीं भी काउंट हो पाता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस चलता है, तो हमारा ईवीएम की काउंटिंग 8:30 बजे हर हाल में शुरू हो जाएगी। ईटीपीवीएस की काउंटिंग उनकी स्कैनिंग के बाद की जाएगी। तो क्योंकि हमारी 3 टेबल हैं और लगभग 15 से 1700 ही हमारे पोस्टल बैलेट आए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले राउंड में ही हमारा, क्योंकि 3 टेबल हैं, तीनों पे 500 करीब पोस्टल बैलेट काउंट होंगे, तो लगभग 1 से 2 राउंड में मैक्सिमम हमारा पोस्टल बैलेट सिमट जाएगा। और उसके बाद हमारा जो आपकी ईवीएम की काउंटिंग है वो लगातार चलती रहेगी। ईवीएम में भी जो राउंड्स हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विधानसभाओं के अकॉर्डिंग, 34 राउंड से ज़्यादा हमारा 34-35 राउंड से ज़्यादा किसी में नहीं जा रहा है। तो मैक्सिमम विधुना है, 470 बूथ है वहाँ पे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मेरठ प्रशासन द्वारा मतगणना की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई और वहीं प्रत्याशियों के विजय जुलूस पर प्रतिबंध भी रहेगा और साथ ही मतगणना स्थल पर लाइसेंसी असला लेकर आने पर भी रोक रहेगी।
और वहीं हर्ष फायरिंग करने वालों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। मेरठ जनपद में 7वां विधानसभा का मतगणना की कार्य होगा। इसमें हमारे जनपद में 2 काउंटिंग सेंटर्स हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और लोहिया नगर में स्थित मंडी परिसर। और मतगणना के लिए सारे व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण किया जा चुका है। लास्ट मिनट की तैयारियां चल रही है, कर्मचारियों का ट्रेनिंग कंटिन्यूअस हो रही है और जो भारत निर्वाचन आयोग से प्रेक्षक भी आए हैं वो भी अपने स्तर से अपने इंडिपेंडेंट निगरानी रखे हुए हैं। उनके सुझाव के आधार पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज और प्रत्याशी सबके साथ हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पूरी व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए हर संभव प्रयास किया है। रास्ते में किसी भी प्रकार का जुलूस का अनुमति नहीं है, कोई जश्न मनाने का अनुमति नहीं है, कोई पटाखा फोड़ने का अनुमति नहीं है और कोई भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं लोग। तो ये सारी ब्रीफिंग ऑलरेडी कर दी गई है। राजनीतिक पार्टी के लोगों से भी बात हो गई है, उनसे मीटिंग हो गई है और सारी व्यवस्था ठीक रहेगी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल फेयर पारदर्शी तरीके से हो, इसलिए आप लोगों को भी यहाँ बुलाया गया था कि ताकि हम लोग अपनी बात कह सकें और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। कई बार होता है सोशल मीडिया या कहीं पे कोई राउंड में किसी ने चला दिया कि इतने वोट मिल गए या ज़्यादा मिल गए या अपने मन से चला दिया, लोग फॉरवर्ड करने लगते हैं, फिर रिजल्ट वास्तव में कुछ और रहता है, तो उससे एक र्यूमर क्रिएट होता है। इसलिए आप लोगों से अपील रहेगी कि इस तरह का जब तक वेरीफाई ना कर लें अंदर से क्या चीज़ है, तब तक वो कोशिश करें कि कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं न्यूज़ चैनल में। वहीं रायबरेली में विधानसभा की 6 सीटों के लिए मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वहीं एसएसपी विश्वासजीत श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान वो खुद सारी व्यवस्था की अगुवाई करेंगे और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक सुरक्षा के लिए 5 सीओ और 15 थाना अध्यक्षों के साथ ही भारी तादाद में अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि लगातार हमने इसमें 400 पुरुष और महिला कांस्टेबल मिला के लगाए हैं, 68 सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और 15 निरीक्षक स्तर के भी कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त उस दिन 10 तारीख को सवेरे 5 बजे से ही रूट डाइवर्जन रहेगा और इसमें डी से जो है वो गोरा बाजार की तरफ आने वाला ट्रैफिक ऊपर हो के आएगा। इसमें सभी में एक उसका गस्टेड ऑफिसर प्रभारी बनाया गया है और इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति बिना चेकिंग के या कोई भी ऐसी वस्तु जो कि प्रोहिबिटेड है उसको लेकर अंदर नहीं। और वहीं खबर अब वाराणसी से है, जहां पर वाराणसी में जिस तरह से ईवीएम पकड़ी गई है और साथ ही कई जिलों में इस तरह की घटना सामने आई, जिसको देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां आम जनता से निगरानी के लिए अपील की है, तो वही ईमानदार अफसर और पत्रकारों से भी आह्वान करते हुए समाजवादियों को आदेश दिया गया है कि मतगणना स्थल पर पूरी तरह से डट जाए ताकि ईवीएम की हेराफेरी ना हो पाए। और वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लखीमपुर खीरी में नवीन मंडी स्थल, जो कि मतगणना स्थल भी बनाया गया, वहां पर एकदम से समाजवादियों का हुजूम लग गया और वहीं आज समाजवादियों ने मतगणना स्थल पर डेरा डाल दिया, जिससे वाराणसी जैसी घटना लखीमपुर खीरी जिले में ना हो पाए। लोकतंत्र को बचाना है तो हर एक व्यक्ति को बाहर निकल के आना होगा। भाजपा जिस तरीके से बौखलाहट में है, उसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। हम लोग पूरी ताकत के साथ समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए वो लोग बौखलाए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हम लोग चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर हो, हर जनपद में हम लोग अपनी ईवीएम से लेकर के बैलेट पोस्टर से लेकर के हम लोग उसकी सुरक्षा की। और वहीं बिजनौर में भी कल 8 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने भी प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि मतगणना स्थल पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और वहीं पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में पारदर्शी रूप से मतगणना की जाएगी। और साथ ही बिजनौर एसपी ने बताया कि किसी भी शरारती तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों से लगातार हमारी बात भी होती रही है और आप लोग अवगत भी हैं
लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन और सुझाव जो है हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी भावना से मैंने आज निवेदन किया था कि आप लोगों के साथ एक औपचारिक वार्ता हो जाए और क्या बेहतर चीजें की जा सकती हैं जिससे पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और लोगों को भी ये विश्वास हो कि हाँ उनका ये जो मतगणना का कार्य रहा है, पूरा चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया रही है वो बहुत ही निष्पक्षता और पारदर्शी ढंग से की गई है। व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों से लगातार हमारी बात भी होती रही। वहीं सपा के पूर्व एमएलसी और आगरा प्रभारी असीम यादव ने भी मतगणना में गड़बड़ी कराने की संभावना का आरोप लगाया और वहीं उन्होंने प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने हाल ही में बनारस में हुए ईवीएम मामले का भी जिक्र करते हुए मतगणना पूरी होने तक सपा कार्यकर्ताओं को मशीनों की रखवाली करने की बात कही। और वहीं सपा महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने डीएम आगरा पर उनको फोन ना कर रिसीव करने का भी आरोप लगाया। और आपको बता दें कि एमएलसी असीम यादव का प्रशासन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने गड़बड़ी को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी आपने 2-3 दिन में सुनी होगी, कई मशीनें मिल रही, कई बैलेट पेपर मिल रही, तो लोग बहुत चिंतित और बराबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सूचना पहुंच रही थी, तो उन्होंने हर जिले में 1-2 लोग भेजे, कहीं 2 कहीं 3, और हमने सारे प्रत्याशियों से बात की है कि पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। व्यवस्था मतगणना की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और किसी तरह की असुविधा मतगणना में अधिकारियों को और दबाव की स्थिति न बने, हम लोग इसका ध्यान रखें। आशंका नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से बनारस में 3 गाड़ियों को समाजवादियों ने पकड़ना पड़ा और उनकी जो साजिश थी वो बेनकाब हुई बनारस में, उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में के साथ साथ आगरा में समाजवादी लोग रात भर मंडी को घेर के ढोल मंजीरे बचा के हम लोगों को रात भर बैठना पड़ा। ये हमारी मांग है कि ये लोग बैलेट पेपर उनकी सही जगह पहुंचाए और उनकी निगरानी सही तरीके से हो। यूपी के रायबरेली का शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला विद्यालय आज बुधवार को जंग का मैदान बन गया और कस्बे में संचालित मॉडर्न पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चों और शिक्षकों का गुट आपस में ही भिड़ गया, जिसमें कुछ बच्चे चोटिल भी हुए और मौके पर स्कूल परिसर में भारी हंगामा खड़ा हो गया और मौके पर पुलिस बल भी स्थिति संभालने में मुश्किल पड़ गई। और वहीं मामले का कवरेज कर रहे पत्रकार से भी स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने भ्रष्ट कारनामों पर पर्दा डालने के उद्देश्य से मोबाइल फोन छीन लिया और मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं और जो यहाँ के लोकल के लड़के लोग हम लोग को मारते हैं। किस स्कूल का मामला है? मॉडर्न पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज सलोन। इसमें क्या शिक्षकों से शिकायत किया है इस मामले की? या सभी शिक्षक खुद ही प्रताड़ित थे बच्चों से। सिर्फ 2 मुस्लिम टीचर है, वो लोग खुद उन लोग को बढ़ावा देते हैं कि मारो हिंदुओं को दौड़ा के, ये सब है। और मारा जाता है। हम लोग आज सुबह भी 3-4 लड़के का सर फूटा है और एक के हाथ में चोट लगी है। किसने मारा है? वो यहीं के सलोन के लड़के लोग। क्या मौके पर पुलिस वगैरह आई थी आज? नहीं आई थी, बाद में आई थी। मौके पे नहीं आई थी, बाद में आई थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाहिए या फिर उन लोग के स्कूल से हम लोग को सब लोग के साथ जितने बच्चे हैं सबको टीसी दे दीजिए या फिर उन लोग को अलग कर दीजिए। और वहीं आगरा में मतगणना को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए। और वहीं आपको बता दें कि लगातार सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम किए गए और वहीं मतगणना को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की। वहीं आपको बता दें कि लगातार हर जिले में हर डीएम और अधिकारी सुरक्षा को लेकर अलग अलग तरीके से इंतजाम करें और इस सिलसिले में आगरा में भी मतगणना को लेकर पुलिस ने मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जनपद आगरा में कुल 5 जगह काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसमें जहाँ भी हमारे स्ट्रांग रूम बने हुए हैं उसके साथ ही हम लोगों ने काउंटिंग का जगह बनाया हुआ है। सारी व्यवस्थाएं आज शाम तक पूर्ण कर ली जाएंगी जो भी आज कमी है
और जबरदस्त लोग भी आ गए हैं, वो भी अपना देख रहे हैं। उसमें लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी ड्यूटियाँ थी लग गई हैं। जितने भी एजेंट्स बनने थे उनको बना दिए गए हैं। जितने भी तरह की पासें जारी होने थे वो जारी कर दिए गए हैं। निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। उसी तरह हम लोग फ्री एंड फेयर बिल्कुल काउंटिंग होगी, यही ट्रेनिंग दिया गया है और एज कार्मी सबका ये दायित्व है, सब लोग करेंगे। सभी 5 काउंटिंग सेंटर्स पे 3 टियर व्यवस्था लागू की गई है। जो आइसोलेशन कॉर्डन है, जहां काउंटिंग हॉल है, उसमें CAPF रहेगी, उसमें सिविल पुलिस नहीं रहेगी। इनर कॉर्डन है, सिविल पुलिस रहेगी, और जो आउटर कॉर्डन है, इसके बाउंड्री वॉल के बाहर का जो कॉर्डन है, उसमें भी सिविल पुलिस रहेगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर में CAPF भी लगाई गई है। 2 जगह चेकिंग होगी, एक तो आउटर कॉर्डन में होगी और एक गेट के जब एंट्री करेंगे तब चेकिंग होगी। मेरा अपना लोगों से ये अपील है कि यहाँ पर ज़्यादा एकत्रित ना हो, अपना क्योंकि अंदर जो अलाउड है वही अलाउड रहेगा। हाँ, बिल्कुल बॉर्डर पे चेकिंग लगातार कराई जा रही है और कल के दिन और स्ट्रिक्टली कराई जाएगी। और वहीं एक तरफ जहां किसान आवारा मवेशियों से परेशान है, तो वहीं आपको बता दें कि आवारा मवेशी फसलों को चर कर नष्ट कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ सरसों जैसी फसलों पर माहू नाम के कीड़े ने भी कब्जा जमा कर नष्ट कर दिया। और बची हुई कसर पूर्व में हुई बारिश और कोहरे ने किसान की कमर तोड़ दी और किसानों के सामने जीविका चलाने का कोई साधन नहीं बचा, केवल वो सर पीट कर अपने भाग्य को कोस रहा है। और वहीं फतेहपुर के खागा तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांव में सरसों की फसलों पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और अब देखना यह है कि इस तरीके के नुकसान को किसान कैसे अपनी भरपाई कर पाएगा। कौन सा गांव है? काला जांडवा। कौन तहसील कौन सी है? खागा तहसील। जो ये फसल का नुकसान हुआ है सरसों के, हाँ। किस कारण से हुआ है? अरे माहू लाग गए, फरी नहीं आए, सब खराब हो गए, कुछ नहीं आए। अब तेजे का बिया डावा गा है और तीसरी वहीं हो गए, तेजे का बिया डावा गा, मैं कुछ नहीं करा। सुखपति। कौन सा गांव है? काला जांडवा। कौन तहसील कौन सी है? खागा तहसील। जो ये फसल का नुकसान हुआ है सरसों के, हाँ। किस कारण से हुआ है? अरे माहू लाग गए, फरी नहीं आए, सब खराब हो गए, कुछ नहीं आए। अब तेजे का बिया डावा गा है और तीसरी वहीं हो गए, तेजे का बिया डावा। बड़े अरमानों से जिस बेटी को आज से 4 साल पूर्व खुशी खुशी दान दहेज देकर ससुराल विदा किया गया था, वहीं जिगर का टुकड़ा आज फांसी लगाकर काल के गाल में समा गया। और वहीं पति द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही थी और वहीं ससुराल वालों द्वारा बराबर प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं नवविवाहिता ने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और यूपी के औरिया में इस समय हड़कंप मच गया जब नवविवाहिता का शव फांसी से लटका हुआ मिला और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस को सूचित करते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और वहीं परिजनों के अनुसार मृतका की शादी 4 साल पहले लखनऊ में की गई थी। फिलहाल मृत लगभग 6 महीने से अपने मायके में रह रही थी। और वहीं पुलिस के अधिकारी के अनुसार तहरीर मिलने के बाद जांच के उपरांत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हो गई है लड़की हमारी, वहाँ लखनऊ में इसकी ससुराल थी, मोहित नाम के लड़के से शादी हुई। उसके बाद में इसको जो जाती थी, वो लड़का शराब पीता था, उसको मारता था, ये अपने घर नहीं बताती थी। जब इसका हाथ तोड़ दिया तो वो उसने जाने क्या प्लान बना लिया। हाँ, प्लान बना लिया। वो ऊपर कभी जाती नहीं थी और उसने उठ के खाना 2-3 दिन से नहीं खाया। क्या पता उसने फोन में क्या बात की, लड़के ने क्या हड़काया, क्या कहा, कोई पता ही नहीं। भी हैं पूजा के? नहीं, कोई बच्चे नहीं है। उसको बच्चे के बारे में भी तारीफ करते थे, तुमको बच्चे नहीं हुए हैं जी, वो अपने हाथ की तो बात है नहीं है, और पैसा भी मांगते थे। वहीं फतेहपुर के आलियाबाद गांव के पास ट्रैक्टर की ट्रॉली में लदे आलू के बोरे के ऊपर दीपक, जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी और ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ था, तभी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं सूचना पाते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
यूपी के औरैया में नहर पुल पर एक शव फंसा देखा लोगों में हड़कंप मच गया और लोगों ने सूचना मलगांव चौकी पुलिस को दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकाला। और वहीं आपको बता दें कि बुधवार की सुबह अमावता नहर पुल की ओर घूमने गए ग्रामीणों ने पुल पर नहर में एक अज्ञात शव को फंसा हुआ देखा था और वहीं गांव वालों ने इसकी जानकारी प्रधान शैलेंद्र सिंह को ही दे दी और ग्रामीणों की भारी भीड़ नहर पर इकट्ठा हो गई। और वहीं ग्राम प्रधान ने सूचना कोतवाली पुलिस को दी और सूचना मिलते ही सीओ प्रदीप कुमार और मलगावा चौकी प्रभारी राकेश मोहन मौके पर पहुंच गए, जहां ग्रामीणों की मदद से झाड़ में फंसे शव को बाहर निकाला गया और मृतक के गले में फंदा लगा हुआ था और मृतक की उम्र लगभग 45 से 50 साल बताई गई। और वहीं आइए आपको सुनाते हैं कि मामले को लेकर सीओ प्रदीप कुमार ने क्या कुछ कहा है। क्षेत्र के ग्राम अमावता के पास में जो नहर निकली, आज एक अज्ञात शव बरामद की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसमें डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। इसके बाद जो है आवश्यक कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अग्रिम कार्रवाई। और वहीं यूपी के सीतापुर में पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के गांव कुंदौली में उन्हीं के द्वारा बनवाए गए मंदिर के सामने तीर्थ में एक कांस्टेबल रवि ढाका मृत अवस्था में पाए गए हैं और रवि करीब 6 महीने से पूर्व मंत्री के बेटे मनोज राजवंशी की सिक्योरिटी में तैनात थे। और वहीं आपको बताते चले कि 2020 बैच के कांस्टेबल रवि ढाका के बेटे यशपाल ढाका, जो कि गुराना रोड बड़ौत बागपत का रहने वाला था और करीब 6 महीने पहले ही रवि पूर्व मंत्री के बेटे मनोज राजवंशी सिक्योरिटी में तैनात था। और ग्रामीणों के अनुसार रवि सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम कुंदौली में बने तीर्थ में अपने साथी कांस्टेबल के साथ स्नान करने गया था और रवि का दूसरा साथी, जो कि तीर्थ के पश्चिम में स्नान कर रहा था, और रवि तीर्थ के बीचों बीच पहुंच गया और तीर्थ की गहराई अधिक होने के कारण और वो और रवि के तैर ना पाने के कारण वो डूब गया, जबकि दूसरा साथी पहले ही स्नान करके चला गया था। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।